हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपको पेज नंबर 209 पर मिलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। देखो ये फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स वाला ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके, आपको वीडियोस में मिल जाएगा वो, ठीक। तो देखो ये तो हमें पता ही है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स आर। नंबर 1 क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसमें कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, यानी कि हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और सेकंड है एरिया ऑफ द कंडक्टर, इस पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली होता है एरिया के, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। थर्ड है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब मटेरियल पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, जैसे कि कॉपर और एल्युमिनियम का एग्जांपल हो, अगर कॉपर की हम बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है। तो यानी कि मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पर कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए फैक्टर्स के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर, मतलब करंट फ्लो करेगा इजीली किसमें, थिक वायर में या थिन वायर में, ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल की बनी हुई है वायर्स, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड वायर। मतलब आपको पहले तो ये बताना है कि करंट किस में ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा, थिक वायर में या थिन वायर में, और इसका रीज़न भी बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि थिक वायर है और थिन वायर है और सेम मटेरियल के, मान लो कॉपर की ही है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम अगर देखें इसमें, ये एक वायर जो मैंने बनाई ये थोड़ी सी मोटी बना दी, थिक बना दी, और ये वाली वायर जो है एक थोड़ी पतली बना दी, इस तरीके से आप समझो, ठीक है। अब देखो जो थिक वायर है इसका एरिया ज़्यादा होगा या थिन वायर का एरिया ज़्यादा होगा, बताओ। थिक वायर का एरिया जो होगा ज़्यादा होगा, मतलब इसका एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो एरिया किसका ज़्यादा है, थिक वायर का एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। अब जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा उसी में तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, वो कैसे हमें पता चलता है, R इज इक्वल टू में आपको पता है V/में I होता है, और यहाँ से भी R और I अगर हम रिलेशन देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस कम किस में हो रहा है, थिक वायर में हो रहा है। और क्यों हो रहा है रेजिस्टेंस कम, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज़्यादा हो गया। तो किस में ईजिली फ्लो करेगा फिर करंट, थिक वायर में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सिंपल सी कहानी मैं समझा रहा हूँ आपको। एरिया देख लो पहले तो किसका ज़्यादा है, थिक वायर का एरिया ज़्यादा है, तो इस रिलेशन से हमें पता चल गया उसका रेजिस्टेंस कम है। अब अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब क्या है यहाँ से कहानी, कि करंट ज़्यादा है, तो ईजिली फ्लो किस में करेगा, थिक में करेगा। अगर मैं इसको कंपेयर करता, इसका एरिया कम है, एरिया कम थिन वायर में, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम फ्लो करेगा, समझ रहे हो। थिन वायर तो कंसीडर नहीं करेंगे हम इसमें ईजिली फ्लो के लिए, तो कौन सी होगी, ये थिक वायर, ठीक है। तो यही रीज़न यहाँ पर लिखा भी हुआ है हमने कि द एरिया ऑफ थिक वायर इज़ ग्रेटर देन द एरिया ऑफ थिन वायर। किसका एरिया ज़्यादा है, थिक वायर का ज़्यादा है थिन वायर, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस किसका कम होगा, थिक वायर का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर। क्यों, ये वाला रिलेशन, वी नो दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जिसका ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो एरिया किसका ज़्यादा बोला है हमने यहाँ पर, थिक वायर का, थिक वायर का एरिया ज़्यादा तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ये लिख रखा है। सो करंट विल फ्लो मोर ईजिली थ्रू द थिक वायर, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है देन द वायर, थिन वायर, ठीक है। बात इतनी क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि करंट किस में फ्लो कर रहा है ईजिली, थिक वायर में देन द थिन वायर, और उसका रीज़न भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कॉन्स्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former। मतलब कि जो पहले वैल्यू थी पोटेंशियल डिफरेंस की वो अब क्या हो गई है, हाफ हो गई है। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, मतलब अब उसकी वजह से करंट में क्या चेंज आएगा। देखो सिंपल सी बात है कि अगर वोल्टेज हाफ हो गई है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाफ हो गया तो करंट भी हाफ होगा। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ से आपको पता है कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, अगर करंट घटेगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। तो यहाँ से अगर हमने ये बात बोल दी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है हाफ होगा तो ऑब्वियस ही बात है करंट भी क्या होगा, फिर
हाफ होगा। तो यही कहानी हमने यहाँ पर लिखी है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट बिकम्स हाफ देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंपोनेंट विल ऑल्सो बिकम हाफ। समझ रहे हो? रीज़न उसका क्या है, क्योंकि ओम्स लॉ से हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो रेजिस्टेंस आता है साथ में, कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। और यहाँ उसने बोला भी है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। तो R अगर कांस्टेंट है तो V और I ही बचा यहाँ पर, ठीक है ना। तो V अगर हाफ हुआ है तो करंट भी हाफ होगा, ठीक है। ये तो ये इसका थ्योरेटिकल रीज़न हो गया। अब इसको आप न्यूमेरिकली भी सोल्व कर सकते हो और करके देखो। सिंपली हमें पता है R इज इक्वल टू में क्या होता है V अपॉन में I, और यहाँ से I इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास V बाई R। ये हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है नए वाला वो क्या हो गया, पहले वाले से हाफ हो गया। समझ रहे हो? यही बात बोली थी यहाँ पर, देख लो, हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, तो हाफ हो गया। तो अब बताओ करंट में क्या चेंज आएगा। तो देखो करंट पहले I था, तो अब I डैश करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर V डैश अपॉन में R सेम ही रहेगा क्योंकि उसने बोला कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो यहाँ R है वही यहाँ पर रहेगा। तो देखो I डैश इज इक्वल टू में V डैश की वैल्यू क्या हो गई V/2 और साथ में क्या है R। अब देखो यहाँ से I डैश और 1/2 ये है, और V/R किसकी वैल्यू है, I की, तो यहाँ मैं I लगा दूंगा, ठीक है। तो मतलब करंट भी देख लो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। जो नया करंट आ रहा है वो पुराने करंट से क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। समझ रहे हो? I/2 इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है वाई आर द कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। मतलब एलॉय से क्यों बनाई जाती है इनकी कोयल, इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की मेटल से क्यों नहीं बनाई जाती, इसका रीज़न आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी कहानी ये है, पहले तो एलॉयज आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स होता है, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी होती है ना एलॉय की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और एलॉयज बर्न नहीं होते हैं, हाई टेम्परेचर भी अगर हो जाए तो बर्न नहीं होते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर तो सारा हीटिंग का ही काम है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी हीटिंग होनी है और इलेक्ट्रिक आयरन्स में भी हीटिंग होनी है, तभी प्रेस होंगे ना कपड़े वगैरह। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक। तो हीटिंग का ही काम है, तो एलॉयज जो होते हैं बर्न नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर ही चाहिए इनमें। तो समझ रहे हो? तो रीज़न समझ में आ गया कि एलॉयज क्यों यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। तो ये चीज़ आप वहाँ टेबल में भी देख सकते हो, जब हमने रेजिस्टिविटी का टेबल किया था कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, तो रेजिस्टिविटी हाई रहती है। तो एक तो रीज़न रेजिस्टिविटी वाला ही हो गया, और दूसरा रीज़न क्या हो गया कि एलॉयज जो हैं वो बर्न नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे। क्लियर है? फिफ्थ देखो क्या है हमारे पास, यूज़ द डाटा इन टेबल टू आंसर द फॉलोइंग। अब जो टेबल की हम बात कर रहे थे रेजिस्टिविटी वाले टेबल की, ठीक है, उसकी का यूज़ करना है आपको और बताना है इसमें से आंसर, ठीक है। देखो क्या कहता है, ए पार्ट में कहता है विच अमंग द आयरन एंड मर्करी इज़ अ बेटर कंडक्टर। देखो बेटर कंडक्टर बताना है आयरन और मर्करी में। देखो जिसकी रेजिस्टिविटी लो रहेगी, कम रहेगी, मतलब वो बेटर कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी कम मतलब रेजिस्टेंस कम, तो कंडक्ट ज़्यादा करेगा, वो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। समझ रहे हो? तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि बेटर कंडक्टर कौन से होते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, ठीक है। तो आयरन और मर्करी में देख लो रेजिस्टिविटी किसकी कम है, जिसकी कम होगी रेजिस्टिविटी वो क्या होगा हमारे पास, बेटर कंडक्टर होगा। तो चलो सबसे पहले आपको टेबल के पास लेके चलते हैं। देखो जी ये था आपके पास टेबल रेजिस्टिविटी वाला, यहाँ पर देख लो अब आयरन और मर्करी। आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू मर्करी, तो ऑब्वियस सी बात है बेटर कंडक्टर कौन सा होगा, आयरन होगा। जिसकी रेजिस्टिविटी कम वो बेटर कंडक्टर होगा, तो आयरन बेटर कंडक्टर है एज़ कम्पेयर टू मर्करी। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, लो है। क्लियर है? समझ में आई बात? अब उसका बी पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का, वहीं पर चलते हैं। देखो बी पार्ट में क्या कहता है, विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर। तो कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर है, तो इसका भी वही आंसर है, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे लो है वही बेटर कंडक्टर है या बेस्ट कंडक्टर है। तो किसकी रेजिस्टिविटी लो होती है सबसे, सिल्वर की सबसे लो होती है, तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर है। तो ये लिख रखा है रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लीस्ट एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। और ए पार्ट में आंसर क्या लिखा हुआ हमने, रेजिस्टिविटी आयरन की क्या है, लेस है देन दैट ऑफ मर्करी, सो आयरन इज बेटर कंडक्टर देन द मर्करी। और बी पार्ट में क्या आ जाएगा, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है या सबसे कम होती है। इसको आप चेक कर सकते हो टेबल में। चलो टेबल पे चलते हैं। देखो यहाँ पर ये जो टेबल बना हुआ था रेजिस्टिविटी का, इसमें देख लो जरा, सिल्वर सबसे ऊपर है ना, तो ये सबसे कम रेजिस्टिविटी है इसकी। आगे क्या हो रही है, ये बढ़ती जा रही है, जैसे एलॉयज में यहाँ सबसे ज़्यादा है फिर रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी है, तो इस वजह से ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। समझ में आ रही है कहानी? तो इसीलिए यहाँ पर हमने बी पार्ट में आंसर क्या लिखा है, सिल्वर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके पास पेज नंबर 209 पे, जो कि एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको भी अच्छे से नोट कर लो। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।